शताब्दी दिवस समारोह के चेयरमैन आदरणीय सत्यप्रकाश जी साहब, सेक्रेटरी जनरल आदरणीय प्रदीप यदू जी और तमाम मंच पर बैठे हुए हसन भाई नमस्कार। और यहाँ बैठे हुए प्रदेश अध्यक्ष महोदयान और काफ़ी अच्छी संख्या में महिलाएं यहाँ हैं सभी जगह से, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ आए हुए तमाम सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और नौजवान युवा यादव महासभा के सदस्यगण और भाइयों, एक्चुअली यही रेजिमेंट ये हनुमान जी की पूछ हो गई है यादव महासभा में। तो मैं ये कह रहा था कि हनुमान जी की पूछ मतलब आज़ादी के बाद से ही, बल्कि वैसे तो आज़ादी के पहले से, लेकिन आज़ादी के बाद से ही हम इस मुद्दे को यादव महासभा लेकर के चल रही है। और वो सन मैं एग्जैक्ट नहीं कह पाऊंगा, लेकिन सप्रू हाउस में सबसे पहले इसके लिए ही अधिवेशन हुआ था, जिसमें आदरणीय सत्यप्रकाश जी और आदरणीय आनंद जी के फादर चौधरी दीपचंद जी और भी राव वीरेंद्र सिंह जी और भी थे, उन सब ने बड़ी ताकत से, ये सब लोग बड़े पॉलिटिकली पावरफुल लोग थे, तो इन सब ने इसको मजबूती से बात को उठाया। और उसमें जो तत्कालीन जो डिफेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर स्वर्ण सिंह, वो खुद उसमें मौजूद रहे और वहाँ सबके सामने ये कह के गए, ठीक इसी तरह का अधिवेशन था, कि हम अहिर रेजिमेंट को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर बोल के गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर हम लगातार हर बार हर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसी मुद्दे को लेके आते हैं और नतीजा अगली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तक लगभग शून्य आ जाता है। मुझे बड़ी खुशी हुई थी और प्रदीप यदू जी जब इसके राष्ट्रीय संयोजक बने तो निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा विज़न था इसके लिए, और उसके लिए उन्होंने अपना एजेंडा भी सबको दिया, रोड मैप भी बना के दिया, लेकिन प्रदेश अध्यक्षों की तरफ से उस पर भी रिजल्ट ज़ीरो आया। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम यहाँ कोई अहिर रेजिमेंट कब तक बात करेंगे? आज़ादी के पहले से बात कर रहे हैं और 50 साल और आगे तक अहिर रेजिमेंट पे बात करेंगे, तो करना किसको है? यहाँ जो बैठे हैं इनको तो करना नहीं है। जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, ये आंदोलन वहां से उठेगा। अब इसको उठाने में हम क्यों नहीं कामयाब हो रहे, ये बड़ी शर्म की बात है और सब लोगों को इस पे विचार करना पड़ेगा। यही इसका मूल बिंदु है। वरना तो हर बार बात करेंगे, पहले के बात करने वाले रिटायर्ड हो गए, अब जो बात कर रहे हैं वो रिटायर्ड हो जाएंगे, फिर आने वाले दूसरे आ जाएंगे, हम वही बात करते जाएंगे। पहले कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनेगा, राम मंदिर की बात करना बेकार है, यही बात आती थी जैसे हम अहिर रेजिमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन किसी न किसी की इच्छा शक्ति थी कि राम मंदिर बन गया, तो न कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बन सकती? तो इसके लिए आपको इच्छा शक्ति नीचे के लेवल से ही शुरू करनी पड़ेगी। एक बात, कोई पूछने वाला नहीं है
प्रदेश अध्यक्षों से कि जो अहीर रेजिमेंट के लिए जो कलश यात्रा, जो रजांगला की माटी की कलश यात्रा जो प्रदेश अध्यक्ष लेकर के गए हैं, उनकी क्या प्रोग्रेस है। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को भी ये बात कहना चाहता हूं कि क्या कोई पूछ रहा है क्या? किसी भी प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया कि आपके कितने जिलों में आपके यहाँ घूम गई? आदरणीय सत्यप्रकाश जी ने बड़ा अच्छा बनाया था कि वहाँ के सरपंच से भी लिख करके लो, जिस गांव से यात्रा निकल रही है उसके सरपंच से भी लिख करके लो, एमएलए से भी लिखाओ, एमपी से भी लिखाओ और जो प्रतिनिधि उनसे लिखाओ, लेकिन नतीजे का नाम वो शून्य। तो इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बैठ करके हम जिलाध्यक्षों को तो संबोधित कर नहीं सकते क्योंकि वो है नहीं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक दो प्रदेशों के अलावा कहीं भी, इंक्लूडिंग मैं खुद राजस्थान से हूं, मेरे प्रदेश में भी इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। तो जब तक हम जन आंदोलन नहीं करेंगे, खड़ा नहीं करेंगे, अहीर रेजिमेंट की बात ऊपर उठना और बनना बड़ा मुश्किल है। हालांकि मैं एक मुद्दे पर और बात करना चाहूँगा, वो है ओबीसी रिजर्वेशन और जातिगत जनगणना। जितना हमारी आन बान शान का विषय अहीर रेजिमेंट है, उतना ही हमारी प्रगति का जो रास्ता है वो जातिगत जनगणना से और ओबीसी रिजर्वेशन के कंप्लीट होने से खुलता है। मैं अध्यक्ष महोदय और मुख्य महासचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस विषय को भी आप प्रमुखता से लें। जैसा हम अहीर रेजिमेंट पर कंसंट्रेट करते हैं, उतना हमको इस पे भी करना चाहिए, क्योंकि आने वाले जो नौजवानों के का जो फ्यूचर है वो इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। बिहार की जनगणना का आपने देख लिया, वहाँ करवा ली, यादव सबसे ज़्यादा आया है। आज की तारीख में रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, यदु साहब भी छत्तीस विराजे हुए हैं, भुवनेश्वर जी भी और भी हैं। नवभारत टाइम्स में एक खबर छपी है आज में कि वहाँ की जो ओबीसी की गणना अखबार के हिसाब से की गई, उसमें 24% साहू है। हालांकि हमारे हिसाब से ये आंकड़ा गलत है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर 18% यादव है। 18% यादव। हालांकि हम अखबार पे भी सवाल खड़ा करते हैं कि उसने हमारी संख्या को कम बताया है और सब जो भी, हाँ, साहू और तेली दोनों मिला के 24.4% जी, और यादव और राउत ये 18.67 जी सर। और सबसे कम जो ओबीसी में है वो कुर्मी 5.कुछ%। जी सर, बिल्कुल यही मैंने पढ़ा है आज के उसमें। जी, तो अब मान लीजिए बिहार है, बिहार तो सरसब्ज है, वहाँ तो हमारे नेता हैं। छत्तीसगढ़ है, वहाँ के ये आंकड़े आए। तो हम क्या करेंगे? जैसे मैं अध्यक्ष जी से बात कर रहा था छत्तीसगढ़ वालों से, बोला कि हमने चिट्ठी लिख दी। पहले आपने बहुत अच्छा किया, चिट्ठी लिख दी, लेकिन चिट्ठी लिखने से सुनता कौन है? जब तक हम हमारी राजनीतिक ताकत, पॉलिटिकल पावर नहीं दिखाएंगे इन पॉलिटिकल पार्टीज को, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। ये इनको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में बाग बहारा में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था यादवों का, और उसमें भूपेश बघेल जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं वो चीफ गेस्ट थे और मेरी अध्यक्षता थी, मैं भी उसमें मौजूद था। जब वहां यादवों की ताकत देखी गई तो कांग्रेस पार्टी ने पहली बार 3 टिकट दी एमएलएस की और तीनों जीत के भी आ गए। इस बार भी तीनों जीत के आ गए। लेकिन वो 3 से 6, 9, 18 कब होंगे, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
तो मेरा चूँकि समय बहुत कम है, तो मेरा निवेदन ये है कि हमको पॉलिटिकल पावर बनना पड़ेगा। जब हम देश में सबसे ज़्यादा हैं, तो जिस दिन मैं जब युवा का अध्यक्ष था तो एक सर्वे कराया था देश की सारी लोकसभाओं का कि किस लोकसभा में कितना यादव है, वो मेरे पास भी है और मैंने आदरणीय सत्यप्रकाश जी उस समय सेक्रेटरी जनरल थे, सबमिट भी कर दिया था। 165 लोकसभाएं तो ऐसी इस देश में जहां सबसे ज़्यादा एमएलए, मैं हर बार सर वो सन भूल जाता हूँ, 32 शायद या एमएलए रहे, एमपी रहे थे एक बार, वो सन 90s के आसपास, 36 हाँ। हाईएस्ट संख्या हमारी 36। अब उससे कम से कम होते जा रहा है। इस समय हम 12 हैं। और अगर उन 36 को हम छोड़ देते हैं जो कि एक बार पार्लियामेंट में पहुंच गए, उन कंस्टिट्यूंसीज को भी, तो भी 165 लोकसभाएं हमारे देश में ऐसी हैं जहां हमारी जो जनसंख्या है, यादवों की जो वोटर है, वो 20% से ज़्यादा है। लेकिन कौन काम कर रहा है इसके ऊपर? और आप कल्पना कीजिए कि 165 प्लस 36 यानी कि तकरीबन 200 लोकसभाओं से यादव या यादवों का समर्थित एमपी अगर लोकसभा में जाके बैठ जाते हैं, तो सोचिए इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो हमको काम करना पड़ेगा। तो हमको काम करना पड़ेगा, या फिर बढ़िया लंच करके और बढ़िया होटलों में रुक के भाषण दे के सुन के हर बार चले जाएं, तो ठीक है, परंपरा तो पुरानी चली आ रही है, फिर चलती रहेगी। तो मेरा मित्रों, आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि अही रेजिमेंट पे और पॉलिटिकल अवेयरनेस पे और ओबीसी पे हमको महत्वपूर्ण रूप से जागरूक होना पड़ेगा। और मैं हमारे जो आला कमान है उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इन तीनों के ऊपर दोबारा विचार करके और एक परफेक्ट प्रोजेक्ट प्लान बनाए जिस पर कि काम किया जाए, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जा कर के। मैं यही बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय माधव, जय यादव।